स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। एक्चुअल में अगर मैं सिंपली बोलूं तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इसमें एक डाइपोल का पोर्शन जो है आज हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में लेंगे, जो कि कल की क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पढ़ेंगे और साथ ही साथ डाइपोल के बारे में भी सब कुछ, मींस फील्ड से लेकर पोटेंशियल तक सब कुछ, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे। चार्जेस के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग कूलम्स लॉ की तरफ चलेंगे, जहां पे हम लोग कूलम्स लॉ और उसके जितने भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। अलग अलग हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं, मान लो कि लाइन चार्ज गिवन है, उसके कारण फील्ड क्या होना है। हमारे पास सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर गिवन है, चार्ज है, उसके कारण फील्ड क्या होना है। इन फील्ड्स को पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बाद गॉस लॉ के साथ इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो मैंने पॉइंट्स बोले ये सब लिखे हुए हैं, यहाँ क्या क्या हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक पॉइंट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते क्या हो, तो हमेशा याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ। तो रुके हुए चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके कारण प्रोड्यूस हुई फील्ड को यहाँ पे हम डील करने वाले हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को याद रख लेना चाहिए, मैं उसे मेंशन भी कर दे रहा हूं। चार्ज को आप 3 तरीके से पढ़ते हो। पहला होता है आपका जब आप उसे रेस्ट में रख के पढ़ते हो, दूसरा होता है जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है उस समय आप उसे पढ़ते हो, और थर्ड होता है हमारा जब यही चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड होता है उस समय आप इसे पढ़ रहे होते हो। आप बताओ मुझे, क्या इन तीनों में आपको यह जानकारी है कि रेस्ट में चार्ज होता है तो कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो किन प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। प्रॉपर्टीज से ज्यादा मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि वो कौन से फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और लास्ट जब वो एक्सेलरेटेड है तो उनसे क्या प्रोड्यूस हो सकता है। क्या क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। रेस्ट पे है तो क्या होगा, रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मानते हो सब? तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसी को एक्सपीरियंस भी कर रहा होगा। अगर मैं यहीं पे यूनिफॉर्म मोशन वाले की बात कर लूं, तो अगर हम यहां बात करेंगे तो यहाँ पे ई के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी बात होगी, बी की भी बात होगी। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है, अगर चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया है तो वैसे केस में हमारे पास एक और एस्पेक्ट ओपन हो जाएगा, इट विल इमिट सम एनर्जी ऑल्सो। और अगर कोई चार्ज एनर्जी को इमिट कर रहा है तो इट विल इमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट्स वाई आप यहाँ क्या लिखोगे कि यहाँ पे ई भी होगा, बी भी होगा, एंड साथ ही साथ ये क्या करेगा, कुछ ईएम वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? नहीं, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, मतलब यहां से बन सकता है बेटा, ध्यान में रखना इसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं क्या, तो क्या बोलोगे आप, क्या आंसर करना चाहोगे? क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ उस फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है ना? तो चार्ज्ड बॉडी है तभी वो क्या करेगी, फील्ड प्रोड्यूस करेगी, या फील्ड क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं तो वहां पे उसको सिर्फ रेस्ट की बात पे कंस्ट्रेंट कर देता हूं, बट वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी कर सकता है, इसलिए यहां पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को भी ऐड कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों?
अब अगर हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ज होते कितने तरीके के हैं? चार्ज की अगर आप बात करोगे तो चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? इसमें भी सोच रहे हो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना? तो चार्ज हमारे पास दो तरीके के होंगे, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। चार्ज के बारे में जब आप बात करते हो ना बच्चों, तो आप पहले यहां से सोचना शुरू करो कि अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करता, वहां पे क्या होता है, वहां का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? वहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों के ऊपर चार्जेस हमारी जो होती हैं वो कैसी होती हैं? सेम होती हैं। तो वहां पे वो बॉडी ऐसे न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे रहे हैं तो वहां अपने आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा दिया ना हमने, नंबर्स बढ़ा दिया, तो ऐसे चार्ज को आप क्या बोलोगे? नेगेटिव चार्ज। तो आप इसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, ये क्या है? हमारा एक्सेस ऑफ चार्ज है। ये क्या है बच्चों? क्या है? एक बार बोल दो। एक्सेस ऑफ चार्ज। दूसरे की बात अगर मैं करूं, पॉजिटिव की बात करूं, तो क्या यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे लैगिंग है, चार्ज जितनी होनी, यहां पे जितनी इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उतनी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे ज्यादा नंबर किसका है? प्रोटॉन का है, क्योंकि आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है। तो आप यहां बोलोगे कि दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द डिफिशियंसी, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है आपको? जल्दी बोल दो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा। अगर ये क्लियर हुआ तो अब मास की बात करते हैं। न्यूट्रल एटम था, m मास था मान लो उसका, मैंने उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? उसके मास में चेंज किया होगा ना, तो उसका मास क्या हो गया होगा बेटा? मैं यहां पे अगर बोलूं, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो वैसे केस में अगर उसका मास जो है हमारा m के इक्वल है, हमने ले लिया कि उसका मास कितना है? m के इक्वल है, तो वैसे केस में पॉजिटिव होने पे क्या होगा? उसका मास m माइनस एम ई के बराबर हो जाएगा, है ना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसमें से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। और अगर यही नेगेटिवली चार्ज हुआ तो वैसे केस में क्या बोलोगे? m प्लस एम ई बोल देंगे हम लोग। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलो, क्या परेशानी? नहीं है ना कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। तो यहां तक अगर हमने समझ लिया है तो ये बेसिक्स हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। यहां से हम जल्दी से इनकी प्रॉपर्टीज को अब देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी बहुत ही इजी वाली, चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर हो सकता है। मोड अलग अलग हो सकते हैं बट ट्रांसफरेबल है, ऐसा हम समझ सकते हैं। देन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज क्या है हमारा? कंजर्व्ड है। तो जिस तरीके से आप मास, जिस तरीके से आप एनर्जी के लिए बोलते हो ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उस टाइप की चीज यहाँ भी है। चार्ज को आप जो है ना, अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें, वहां पे हम अगर दो बॉडी को रब करके ही मान लो चार्ज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया, बट एज अ सिस्टम अगर आप बात करोगे तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होनी है? जीरो ही होनी है। तो ये बात ध्यान रखना है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल थी तो ओवरऑल जो उसका इफेक्ट आएगा वो भी क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा। एक जगह से चार्ज जो है वो दूसरी बॉडी में गई होगी, लेकिन नेट क्या हो गया होगा? सेम रह गया होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट वैल्यू क्या हो गई? जीरो के बराबर। आगे आ जाते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे है। देखो ये बहुत सिंपल सा फंडा है। आप बताओ चार्ज किसी बॉडी को कर कैसे रहे हो? इलेक्ट्रॉन निकाल कर या इलेक्ट्रॉन जोड़कर? मतलब किसी भी बॉडी पे आप किसके मल्टीपल के बराबर चार्ज दे रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज रहता है उसके बराबर या तो उसे चार्ज दे रहे हो या यहाँ वहां से क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो नेट चार्ज होता है, जो हमारा Q है, it will be equal to n times of E, where n is representing what? n is representing what? n is representing number of, it is representing number of electrons. और ये E क्या है बेटा? चार्ज ओवर वन इलेक्ट्रॉन।
यहां आप लिखोगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, किसी को पता है? एग्जैक्टली, इट इज माइनस ऑफ 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हम लोग इसे 1.6 मान के काम कर लेते हैं, ठीक है ना? याद रहेगा। प्रोटॉन पे कोई पूछे चार्ज कितना होगा तो क्या करोगे? जस्ट इसे प्लस कर दोगे और आंसर कोट कर लोगे। इज इट फाइन? आगे की बात करते हैं बेटा। लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा ये बात तो ध्यान में होती है हमारी, बट यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा पॉइंट होता है। रिपल्सन हमेशा एक्चुअल टेस्ट होता है किसका? चार्ज का। क्योंकि अगर दो बॉडीज हैं, एक न्यूट्रल है और दूसरी चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही होना ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, बट रिपल्सन में ये जो है ये क्लियर कट कंडीशन है। दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा या दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज होगा तभी वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, नहीं तो रिपल्सन नहीं होगा। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट है हमारा, चार्ज जो है हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बेटा आगे आजा, सबसे आगे आजा, पीछे से निकल के जल्दी से आगे आजा। हाँ, बैठ जाए यहाँ पे, यहां आजा। हाँ, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे चार्ज हमेशा किसके साथ एसोसिएट रहेगा? मास के साथ। बट मास जो है ना वो चार्ज के साथ एसोसिएट होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर कहीं पे कोई बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज है, मतलब उस बॉडी का मास जरूर होगा। लेकिन अगर बॉडी के ऊपर मास है तो क्या ये कंपलसरी कंडीशन है कि वहां चार्ज भी होगा? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल बॉडी भी होती है ना, बट अगर बॉडी चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा ही होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। तो ये हमारा 6th पॉइंट था। 7th पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लेना इसे। देखो, अगर हम कहीं पे भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कोई मास जो है ना वो किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो आप जानते हो ना मास का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अग्री करते हो सभी मुझसे? तो जैसे जैसे वेलोसिटी आप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो एम नॉट है ना इसे हम रेस्ट मास कहते हैं। बॉडी जब रेस्ट पे है ना उस समय जो उसके साथ मास एसोसिएटेड है दैट इज एम नॉट। अब जैसे जैसे आप उसकी वेलोसिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या ये जो क्वांटिटी है आपकी ये बड़ी होगी। 1 में से ये क्वांटिटी माइनस हो रही है, इसका मतलब है ये पूरी क्वांटिटी छोटी हो रही है ना। और डिनोमिनेटर अगर छोटा हो रहा है तो क्या आपका मास बढ़ा हुआ आपको लगेगा? हाँ या ना? बढ़ा हुआ लगेगा। तो यहाँ पे मास की वैल्यू जो है ना वेलोसिटी के साथ चेंज होती है, बट चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसलिए अगर हम आगे चलकर बात करते हैं, मान लो कहीं पे भी स्पेसिफिक चार्ज की, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब जानते हो? कोई जानते हो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब? Q बाई एम। तो अगर हम चार्ज और मास के रेशियो की बात करते हैं तो चार्ज और मास का रेशियो चार्ज के मूव करने से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा चार्ज इनवेरिएंट है, इनवेरिएबल है। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिक चार्ज की, वहां चेंजेस आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि मास जो है वो बदल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये एम नॉट जो था ये क्या था आपका? रेस्ट मास था। बट अगर मैं यहीं पे चार्ज के बारे में लिखूं, आई विल राइट क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू। इसमें किसी तरीके का कोई चेंज आने वाला नहीं है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। हम लोग बोलते हैं कि चार्ज जो रेस्ट में होता है ना, ये ऐसे मैं आपको बता चुका अभी, है ना। चार्ज रेस्ट पे है तो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वैसे केस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी प्रोड्यूस करेगा। यहां से आते हैं बेटा कूलम्स लॉ की तरफ। ध्यान से समझते हैं। मैं इसको जो है ना एक फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं और उसी एक फॉर्मूले से ही सारा काम होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पहले आपको वैक्यूम के लिए बताऊंगा फिर मैं मीडियम के लिए बताऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं सीधे सीधे क्या बता रहा हूं? कूलम्स लॉ को जनरलाइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं आपको। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और यहाँ एक चार्ज Q2 है। ठीक है,
अगर मैं इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में भी यहां पे एक्सप्रेस कर देना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा दूंगा कि ये मेरे पास क्या थे, जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा है। एक हो गया हमारे पास R1, दूसरा हो गया क्या बेटा R2। ये मेरे पास R1 है और ये दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा R2 है। अब मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं चार्ज 1 से चार्ज 2 को यहां पे एक दूसरे से मिलाता हूं तो आप बताओ मुझे इस वेक्टर को आप क्या कहोगे। मैं एक मिनट आपको बाकी डायरेक्शंस भी दिखा दे रहा हूं। आप इस वेक्टर को क्या कहोगे? ये क्या होगा बेटा? इसको हम हमेशा R21 से रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर यहीं पे मैं एरो मार्क उल्टा कर दूं तो क्या हो गया R12। तो नाम में कभी भी आगे चल के कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ये? अब मान लो Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और Q2 क्या कर रहा है, Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। इसको मैं लिख देता हूं F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको लिख दे रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इतना बेसिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको दिखा दिया। अब मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। कूलम ने कहा कि अगर दो चार्जेस जो कि पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, अगर ये किसी रैंडम शेप का हुआ, कोई बॉडी रैंडम शेप की हुई और उसके लिए आपको निकालने को बोल दिया गया या आपको लगाने को बोल दिया गया कूलम्स लॉ, तो लगा मत देना, क्योंकि किसी भी रैंडम शेप्ड बॉडी के लिए आप कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपका चार्ज जो है वो कुछ रिलेटिव मोशन कर रहा है, दोनों चार्जेस कोई रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, वैसे केस में हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो कूलम्स लॉ वैलिड कब होगा हमारा? जब चार्ज हमारा रेस्ट में है, चार्ज हमारा डेफिनेट शेप का है, पॉइंट चार्ज है, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है ना। तो वैसे केस में हम कूलम्स लॉ को लगाएंगे। कूलम ने कहा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाद में प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे उस कांस्टेंट के साथ अपने फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, R21 के मैग्नीट्यूड को जो है मैं यहाँ पे R से अज्यूम कर ले रहा हूँ। R जो है मैंने उसे मान लिया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता जो हमारा कूलम्बिक फोर्स होगा F12 या जो हमारा कूलम्बिक फोर्स होगा F21, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे और इनका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ ये जो एप्सिलॉन है इसे हम लोग परमिटिविटी के नाम से जानेंगे। ये हमारे पास क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसे आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलोगे। अब देखो ये जो एप्सिलॉन है ना, ये एप्सिलॉन मैंने मीडियम के लिए मान लिया है, बट ऐसा हो सकता है ना कि ये वैक्यूम में यूज हो रहा हो, तो हमें इसके रिलेशन को भी जानने की जरूरत है। तो हम अगर यहाँ पे इसके रिलेशन को लिखें तो एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपके पास? एप्सिलॉन है हमारे पास हमारा परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहला वाला क्या था बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और लास्ट जो है इसको आप क्या बोलोगे? ये है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी। आगे चलकर आप एक वर्ड पढ़ोगे डाइलेक्ट्रिक, है ना, डाइलेक्ट्रिक, और उसका पढ़ोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसी को आप एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हो। आप इसे के लिख सकते हो, आप इसे एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। तो ये बात हमारे दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। तो यहां से एप्सिलॉन आर जो है हमारा वो क्या हो गया? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। इस फॉर्मूले को अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो ना। अगर आप इसे वैक्यूम में लिखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो ना, हाँ या ना? लिख सकते हो। मैं इसके डायरेक्शन के बारे में भी अगर बात कर लूं, अगर मैं इसके डायरेक्शन को यहाँ पे ऐड करना चाहूं वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख रहा हूं बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट में ये भी देख लेना। मैं यहाँ लिख रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म, मैं इसको लिख रहा हूं किसमें? वेक्टर फॉर्म में। और साथ ही साथ देखो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसे अब वैक्यूम में। कहा लिख रहा हूं? वैक्यूम में।
तो हमारे पास जो F12 होना है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। आगे का वेक्टर आप बताओगे बेटा, क्या लिखूं मैं यहाँ आगे, क्या लिखूं? सिर्फ आर कैप लिखोगे? F12 लिखा है मैंने, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखा है, तो क्या R12 होना चाहिए ये? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R12 कैप। देखो वेक्टर, मतलब ऐसा छोटा सा सवाल भी आपसे पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ क्या R, हाँ वही, यही मैं इतनी देर से सिखाना चाह रहा हूं, अब सीखो दोबारा से, पहले से आपने ध्यान दिया नहीं इसके ऊपर। इसको मैंने बोला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है किधर, टूवर्ड्स राइट। ये क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 ड्यू टू 1। क्या दोनों एक ही दिशा में है? तो अगर मैंने यहाँ F12 लिखा है, तो क्या यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा आपको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, और उल्टा करके लिखोगे तो क्या इसको R12 लिखोगे? वही लिखा है क्या हमने लिखा है यहाँ पे R12 कैप। क्लियर है? अगर Q1 Q2 आपका पॉजिटिव है, वैसे केस में तो ये होल्ड ट्रू होगा, और अगर ये Q1 Q2 का मल्टीपल नेगेटिव है तो आपको एक माइनस साइन भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। डन है? तो यहाँ तक ये बेसिक था बेटा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे इस येलो सर्कल में लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्यारा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब छोटे छोटे से सवाल जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से बहुत सारे सवाल तो हमारे ओरली सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हमें कुछ करने की भी नीड नहीं होने वाली। आपको बोला गया है एक चार्ज आपके पास प्लस क्यू है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू है। ये सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए थे और इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो F था। तो आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसके फोर्स की बात करूं तो क्या मैं F की वैल्यू को, देखो ये जो 1/4πε0 था ना, उसको हम लोग जनरली K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। तो मैं यहाँ पे अगर इस F की बात करता तो मैं लिखता K मल्टीप्लाइड बाई Q इंटू माइनस Q, इसको सीधे Q स्क्वायर लिख दूं। मैं यहाँ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई समथिंग R स्क्वायर, ये मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आगे क्या हुआ, 25% चार्ज जो है A का कहाँ ट्रांसफर हो गया, B को ट्रांसफर हो गया। तो A के ऊपर चार्ज था कितना Q, उसका 25% क्या Q/4 था। तो जो Q चार्ज था हमारा, और यहां मान लो माइनस Q था, यहां से आपने Q/4 को निकाल के इसके अंदर डाल दिया। क्या यही किया है? तो अब जो नया कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, क्या यहाँ पे चार्ज ये 3Q/4 बन गया होगा, हाँ है ना? और यहाँ भी ये Q/4 तो न्यूट्रलाइज होगा ना, तो नेगेटिव में चार्ज कितना बचा हुआ होगा, क्या -3Q/4 बचा हुआ होगा क्या? से यस और नो। अब आपके पास जो नए फोर्स की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, ये हो गई K इंटू 3Q/4 मल्टीप्लाइड बाई 3Q/4, यहां भी बेटा मॉड लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9/16F। क्या टफ है लिखना? जल्दी से बता दो बच्चों। बहुत इजी था, और मैं बोलूं तो ये ओरली सॉल्व हो जाना चाहिए था, यहाँ पे कुछ सी पेन की भी नीड एज सच नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभी मैंने आपसे जस्ट डिस्कशन किया था एप्सिलॉन आर का, उस एप्सिलॉन आर को इनकॉर्पोरेट करते हुए किया गया है। क्या हम अब इसे अप्रोच कर सकते हैं? आपसे अगर मैं बात करूं बेटा, F अगर मैं वैक्यूम में बात करता हूं, देखो बच्चों मैं एक बात बोलूं, आप लोग पीछे 2-3 बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हो, और डिस्टर्ब करोगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं कम से कम 3 क्लास तो और किसी भी बैच में बैठने नहीं दूंगा। पढ़ने आए हो ना यहाँ पे, मोटिव क्लियर है ना, है या नहीं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स में, जहां पे 5 मिनट 10 मिनट में जो है ना कॉन्सेप्ट्स निकल जाते हैं, और वहां हम इस तरीके की न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। आगे यहां पे ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, ठीक है? हम लोग बात कर रहे हैं F वैक्यूम की। अगर हमारे पास 2 चार्जेस दी हुई हैं और उनके बीच का फोर्स दिया हुआ है, तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इसको हम लोग लिख सकते थे 1 डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है ना अगर हम वैक्यूम की बात करें तो। अभी जस्ट आपने मीडियम में लिखा था एसी को, तो मीडियम में एसी के लिए क्या लिखा था फॉर्मूला आपने? क्या हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। आप बताओ इस एप्सिलॉन को क्या हम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R लिख सकते हैं? तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बन गई है क्या? अब ये जो आपके पास F वैक्यूम है और इसको F मीडियम है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या ये 1 बाई एप्सिलॉन R का ही फर्क है या और कोई फर्क है? नहीं है ना। तो मैं यहां पे अगर लिखूंगा F वैक्यूम डिवाइडेड बाई F मीडियम, तो मुझे अब क्या लिखना चाहिए बेटा बताओ? मैं यहां से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं और यहां से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिख देता हूं। लिख सकता था ना? रीअरेंज करोगे तो क्या एप्सिलॉन R आ जाएगा? यहां से आप लिख सकते हो ना कि आपका जो F मीडियम होने वाला है इट विल बी इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R के बराबर होना है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखो तो आपका ये सवाल कितने में सॉल्व होगा आप बताओ? क्या सीधे सीधे देखकर बता दोगे? क्या होना चाहिए आंसर? ए। कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे? क्योंकि पहले कहां रखा हुआ था? वैक्यूम में। बाद में आपने क्या किया? उसे लिक्विड में इमर्ज कर दिया। लिक्विड में डालते ही वैल्यू क्या हो गई होगी? वो एप्सिलॉन बन गई होगी, हो गई होगी ना। तो हम एप्सिलॉन R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो कि यहाँ पे K के फॉर्म में हमें दी हुई है और हमारा आंसर आ जाएगा। डन है? आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्या हम मीडियम में जब इसे डाल देते हैं तो उसके कारण जो है, उसके कारण कोई और इफेक्ट भी देखने को मिलता है क्या? तो हम लोग ये बोलेंगे कि इफेक्ट तो देखने को मिलता है, बट वो इफेक्ट जो है ना अभी हम यहाँ पे स्टडी कर नहीं रहे। हम इसी को जब पढ़ेंगे, इसी डाइलेक्ट्रिक को जब कैपेसिटिंग प्लेट्स के बीच में डालेंगे ना, तो हम बोलेंगे भी वहां पे कि उन प्लेट्स के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो गया है। कितने के बराबर इंड्यूस होता है? अगर किसी को याद हो तो मैं यहाँ पे ऐसे साइड में बस लिख दे रहा हूं, Q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q1 माइनस 1 बाई K। ऐसा ही लिखते हो ना? इतना चार्ज इंड्यूस हो गया है। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये फॉर्मूला भी कभी कभार हमारे काम आ जाता है। यहाँ K की वैल्यू अगर आप किसी मेटल के लिए बात करते हो, किसी कंडक्टर की बात करते हो, तो कंडक्टर के केस में इस K की वैल्यू को आप क्या लेते हो? इनफाइनाइट के बराबर ले लेते हो। तो ये सब छोटी बातें हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास आती हैं, आपको सॉल्व करने में काम आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बहुत इजी सा सवाल है बेटा, पहले एक बार इसे बहुत ही प्यार से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दो आइडेंटिकल हमारे पास चार्जेस हैं, इनको हमने एक थ्रेड से, कॉमन पॉइंट से जो है इन्हें हैंग कर रखा है। अब क्या हुआ? अब हमने जो है इन दोनों चार्जेस को उठाया और लेके कहाँ चले गए? एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में। हम तो नहीं ले जा सकते, पहले से जो ले गए होंगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना। तो हम तो ऐसा डमी केस एक मान के चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल हैं, एक आपने क्या किया है, उनको एक छोटे से थ्रेड से हैंग कर रखा है और दोनों थ्रेड की लंबाई आपको दे रखी है। अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, सैटेलाइट के अंदर अगर कोई बॉडी है तो क्या वो वेटलेसनेस फील करती है या नहीं करती है? वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है कि जो वहां पे अपेरेंट वेट उसका निकल कर आएगा वो 0 के बराबर आएगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा होगा? उनका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा और जो वहां पे दूसरा फोर्स है, क्या है, जो सर्कुलर पाथ पे उसे घूमने वाला फोर्स था, सेंट्रीपिटल, दोनों में से एक ही किसी की बात करोगे ना। तो अगर आप सैटेलाइट में ही किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में उसकी बात करते हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि उसका जो भी फोर्स था, जो भी उसके ऊपर mg लगने की बात आप सोच रहे होगे, वो सबके सब उसके ऊपर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जा रहा होगा, या जो उसका mg होगा वो किससे बैलेंस हो जा रहा होगा? जो उसके ऊपर लगने वाला mg होगा वो किससे बैलेंस हो जा रहा होगा? वो उसे एक्चुअल में सर्कुलर पाथ पे घूमने में हेल्प कर रहा होगा। ऐसा कह सकते हो ना। सोच के देखो ना बेटा, एक मास है वो घूम रहा है, आपने उसे रोप से बांध रखा है, गोल गोल घूम रहा है।
आप बोल रहे हो कि मैंने क्या किया, उसके साथ एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर दिया है, उसके ऊपर नेट फोर्स कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा, कैसे पॉसिबिलिटी ऐसे होगी? नहीं होगी ना, एक कोई दूसरा फोर्स भी और लगाना पड़ेगा ना, हाँ या ना? लगाना पड़ेगा। जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा होता है हमारे किसी भी मान लो अर्थ ही के चारों तरफ मान लो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, तो अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए? आप जानते हो, वेलोसिटी भी जानते हो उस समय क्या होती है, रूट अंडर जी आर के बराबर होती है, जानते हो ना? अगर आप रूट जी आर की बात करो और आप सेंट्रिपिटल फोर्स लगा दो mv स्क्वायर बाई आर, क्या कट कटा के आपके पास mg आने वाला है? तो एक तरीके से जो mg है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स वहां प्रोवाइड कर रहा है। और अगर अंदर कहीं किसी रेफरेंस की बात कर लें और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर करना शुरू कर लें, सूडो फोर्स की बात करें, तो वो mg किससे बैलेंस हो जा रहा है, हमारे mv स्क्वायर बाई आर से। हो रहा है कि नहीं? तो नेट फोर्स जीरो है, वो वेटलेसनेस फील कर रहा है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे केस में जी का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं होता, और जी का इफेक्ट आएगा ही नहीं तो क्या नीचे की ओर कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा? नहीं लगेगा ना। इसके ऊपर कहां फोर्स लगेगा? हॉरिजॉन्टल में। और हॉरिजॉन्टल में कब तक फोर्स लगेगा? जब तक कि ये इसे अपने सबसे ज्यादा दूरी वाले पॉइंट तक लेकर ना चला जाए। एम आई करेक्ट और नॉट? तो अभी जो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ देर में क्या होगी, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये हमारा लेंथ L है, यहां भी L है, ये लेंथ टोटल कितनी हो गई, 2L के बराबर। आगे बताओ, अब आंसर क्या बताना टफ है बेटा? नहीं है। तो यहां ये याद रखना कि G की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 0 लेनी है। यही यहां का पूरा ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा आंसर आ गया? डी ना? सो डी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। आगे आते हैं बेटा, देखो ये क्वेश्चन 2013 में आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। मैं आराम से पहले इसके कंसेप्ट को बताता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर उन 2-3 सालों में जो है ना, बार बार घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना? और सिर्फ नीट में नहीं, जेई मेन में भी आया था। और आप भी जानते हो जेई मेन के जो पिछले सालों के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार इस सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये मेरे पास कॉमन पॉइंट है, यहां से हमने 2 थ्रेड को हैंग कर रखा है, एक थ्रेड इधर लगा दिया, एक थ्रेड क्या कर दिया, एक थ्रेड यहां लगा दिया। लगा सकते हैं। हमें बोला गया कि मास हमारे पास यहाँ पे m है और चार्ज जो है बेटा ये q दिया हुआ है। यहां भी मास हमारे पास क्या है, m है, और चार्ज हमें क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे इन दोनों की लेंथ भी दी गई है, कुछ l और l, और यहाँ ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है? अभी मैं इन दोनों के एंगल को अलग अलग मान लेता हूं, इसको θ1 और इसको θ2 मान लेता हूं, ठीक है? अभी मैंने ये मान लिया है, बाद में अभी मैं सारी चीजें प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे आप दिमाग में बिठा लो कि हमारा अगर QM दोनों जगह पे क्या है, फॉर चार्ज 1 एंड चार्ज 2 सेम है ना, लिख ही देता हूं सीधे, फॉर आइडेंटिकल चार्जेस। कैसी चार्जेस आपने ली हैं, आइडेंटिकल चार्जेस ली हैं। वैसे केस में आपका θ1 जो होता है वो θ2 के बराबर होता है। दोनों को आप चाहो तो यहाँ पे थीटा मान सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने भी फोर्सेस आपने एक चार्ज पे लगाए हैं, सेम नेचर ऑफ फोर्स क्या दूसरे पे भी लग रहा होगा? राइटवर्ड QE, या मान लो जो भी आपका अभी FE है, FE, यहाँ भी लेफ्टवर्ड FE, नीचे की ओर mg, नीचे की ओर mg, इस एंगल पे टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन। तो सब जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं वो कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो ये एंगल वहां पे क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब आगे की बात करता हूं। अगर मुझे ऐसे सवालों को सॉल्व करना है तो मैं एक किसी का FBD डायग्राम बनाऊंगा। क्या हमारा FBD डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा बच्चों? से यस और नो, होगा क्या? और अगर ऐसा होगा तो आप बताओ मुझे, मैं यहाँ पे t साइन थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? क्या ये FE के बराबर होगा? t कॉस थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या हम इसे mg के बराबर मान सकते हैं? तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू FE डिवाइडेड बाई mg। कोई दिक्कत तो नहीं है?
आगे चल के याद रख सकते हो। तो एफ ई हमारे पास क्या है बेटा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस नहीं पता है अभी, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन मिलेगा ना आप निकाल सकते हो। ये अगर एल दिया हुआ है तो ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा होता क्या, तो एल साइन थीटा, क्या ये 2L साइन थीटा थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इसे एक्सपेंड कर नहीं रहा, अकॉर्डिंग टू नीड आप लिख सकते हो, मुझे ऐसा विश्वास है। तो अगर एफ ई की जरूरत कहीं आपको पड़ गई ना तो आप उसे लिख सकते हो, इट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L साइन थीटा का स्क्वायर। इन दिस केस अगर सिचुएशन बदलेगी तो ये वैल्यू भी बदल सकती है। मान लो ये डिस्टेंस x हमें दे ही दिया है तो फिर हम थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, फिर तो हम डायरेक्टली उसे x डाल देंगे, फिर हम कुछ कैलकुलेशन में नहीं जाने वाले। डन है बच्चों, आगे आते हैं यहां से। अब अगर ये दोनों चार्जेस जो है ना सेम होती बट मासेस डिफरेंट होती, या चार्जेस भी अलग होती मासेस भी अलग होती, तो क्या होता। तो मेरा आंसर है, ध्यान से सुनना, बहुत ही ट्रिकी बात है, ध्यान से सुन लो। अगर यहाँ पे चार्जेस सेम है और मासेस भी सेम है तो थीटा सेम था। अगर आप इनमें से सिर्फ और सिर्फ चार्जेस को अलग करते हो, मास अभी भी सेम है। मास क्या है, अभी भी सेम है, आपने बदला क्या है, चार्ज को बदला है। तो वैसे केस में भी एंगल θ1 θ2 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने मास बदला वैसे ही क्या होगा, आपका एंगल चेंज हो जाएगा। क्यों एंगल चेंज हो जाएगा, mg ज्यादा लगने लगेगा ना। जो दूसरा चार्ज है Fe तो दोनों पे अभी भी हर समय सेम ही रहने वाले हैं, उसके लिए तो कोई चिंता नहीं है, बट mg दोनों पे बदल जाएगा ना। और अगर mg बदल गया तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, Fe बाई mg। m भी आता है ना वहां, m बदलेगा तो थीटा बदलेगा ना, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों सिचुएशन क्लियर हो गए। चार्ज एंड मासेस बोथ सेम, चार्जेस आर डिफरेंट एंड मासेस आर डिफरेंट। क्लियर हो गया। तो जब तक मास नहीं बदलोगे तब तक एंगल नहीं बदलेगा, मास बदल गया तो एंगल बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर आए हुए इस सवाल के बारे में बात करते हैं। मुझे ये दो कंडीशंस दे रखी हैं, इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं 2। मुझे बोला गया है कि ये दोनों सिचुएशन में हमारे ये चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। ऐसे केस में मुझे बताना है कि ये जो डिस्टेंस r डैश यहाँ पे निकल कर आया है, ये डिस्टेंस बेटा यहाँ पे क्या है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैंने इसको दोबारा लिख दिया है, r डैश है। तो ये जो r डैश मुझे दिख रहा है, इस r डैश को अगर मैं r से रिलेट करना चाहूं तो कैसे रिलेट कर सकता हूं, ये मुझे बताना है। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर सपोज टू सॉल्व इट। सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अभी एक फॉर्मूला सिखाया है बेटा, मैंने सिखाया है क्या एक फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई mg, यही होती है ना, Fe बाई mg होती है। थोड़ा सा बोर्ड जो है ना हैंग हो रहा है, तो जस्ट अ मिनट बेटा, मैं एक बार जो है ना कोई दूसरा तीसरा टूल जो है हल्का सा यूज करके देख लेता हूँ एक बार। हाँ, वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, Fe बाई mg। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे उसे सेट कर सकते हैं क्या। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं बेटा, तो tan थीटा क्या r/2 डिवाइडेड बाई दिस लेंथ होता। बट हम जानते हैं अगर हम थीटा की वैल्यू को छोटा रख रहे हैं, है ना, थीटा की वैल्यू को क्या रख रहे हैं, छोटा रख रहे हैं, तो वैसे केस में हम आसानी से यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, कि ये हमारा जो tan थीटा होगा ये r डिवाइडेड बाई y के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे बेटा मैं आपको बताऊं, ये जो y दिया गया है ना, ये इस क्वेश्चन में आपके रेफरेंस के लिए, आपके फायदे के लिए दे दिया गया है। इन्होंने tan थीटा के लिए आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत छोड़ी नहीं है, इन्होंने ये अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत आपके लिए छोड़ी नहीं है, क्योंकि इन्होंने यही लेंथ जो है ना आपको y दिया है और यही जो परपेंडिकुलर लेंथ हमें tan थीटा के लिए चाहिए उसी को क्या दे दिया है, y/2 भी दे दिया है। तो हमारे लिए कैलकुलेशन में यहाँ पे चेंजेस आने वाला नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। फिर हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, पहले केस में tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, अभी हमने बात की थी, इट इज r/2 डिवाइडेड बाई y। तो मैं इसे r/2y लिख देता हूं। Fe के जगह पर क्या मैं यहाँ पे k क्यू स्क्वायर
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। mg की जगह पे क्या लिख दिया बेटा, mg ही लिख दिया। कोई परेशानी है क्या? तो मैंने इसे लिखा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या लिख दिया, mg की जगह हमने mg लिख दिया। कोई परेशानी नहीं? अच्छा, g मिट गया यहां से। चलो, तो यहां से मैं आर क्यूब को लिखता हूं। अब आर क्यूब के बारे में अगर मैं बात करता तो आर क्यूब की वैल्यू क्या होती, इट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई mg। अग्री करते हो? अब आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। सेकेंड कंडीशन की अगर मैं बात करता तो मैं लिखता tan थीटा डैश इट इज इक्वल टू, देखो तो बेटा r डैश बाई 2 डिवाइडेड बाई y बाई 2 होगा क्या वो? यहां देखो, ये डिस्टेंस क्या है r डैश बाई 2, ये डिस्टेंस क्या है y बाई 2। तो मैं r डैश बाई 2 डिवाइडेड बाई y बाई 2 लिख सकता हूं, एंड इट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई mg। अग्री करते हो? यहां से मैंने 2 से 2 को हटा दिया, और r डैश क्यूब की वैल्यू मैंने यहां भी लिखी। तो r डैश क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई mg। तो ये हमारे पास हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। अब आपके लिए आंसर मुश्किल है क्या? आप इन दोनों को देखो बेटा, इन दोनों का रेशियो अगर आप लेते हो तो क्या आपके पास r क्यूब डिवाइडेड बाई r डैश का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या 2/1 के बराबर नहीं आएगी? और अगर ये 2/1 के बराबर आ गई तो r डैश की वैल्यू क्या आप r डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/3 नहीं कोट कर दोगे? कर दोगे? से यस और नो कर दोगे? तो आपके पास आंसर आ गया बेटा, r डैश इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/3। दिस विल बी आर करेक्ट आंसर। कौन सा चॉइस है? सी। सो वी विल गो फॉर द सी चॉइस एज आर करेक्ट आंसर। डन है? तो ये पैटर्न है बेटा, जिस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और इसी से हम अपने आंसर तक बहुत ही आराम से हंसते खेलते हुए पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नोट करने के लिए टाइम चाहिए तो यू कैन टेक दैट टाइम जल्दी से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई mg, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं सवाल उस पर, इसलिए ध्यान से उसे दिमाग में सेट कर लेना, एज अ फॉर्मूला याद कर लेना। तो अब हम लोग यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी नहीं लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन जिन लोगों ने कर लिया है ना बेटा, उनके लिए मैं ऐसे ही ओरली बोल दे रहा हूं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ओके, इसकी वैल्यूज अलग अलग ऐसे दे सकते हैं कि एक है Q, दूसरा है NQ, है ना, दे सकते हैं। इन दोनों के बीच में मुझे एक थर्ड चार्ज को प्लेस करना है। क्या करना है? थर्ड चार्ज को प्लेस करना है। इस थर्ड चार्ज को इस तरीके से आप इनके बीच में प्लेस करना चाहते हो, इन बिटवीन, बीच मतलब सेंटर नहीं, इन बिटवीन हम इस तरीके से प्लेस करना चाहते हैं कि वो थर्ड चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में हो। किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। तो इसके लिए हमसे पूछा जाता है कि उस थर्ड चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा, किस जगह पे हमें उसे प्लेस करने की नीड होगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करने की कोशिश में लगता है। ध्यान से देखा जाए, मेरी वॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है क्या? कहां से? तो यहां एक चार्ज मैंने ले लिया प्लस Q1, दूसरा चार्ज ले लिया हमने प्लस Q2, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? L के इक्वल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम मान रहे हैं कि इनके बीच में, इन बिटवीन में आपने कहीं पे Q0 चार्ज को प्लेस कर दिया है। तो एक कोई जगह ले लो, यहां पे मान लेते हैं इस जगह पर हमने इस Q0 को प्लेस कर दिया। इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया है। मुझसे इस x की वैल्यू को पूछा गया है। तो देखो इसका जो पैटर्न है मैं बता दे रहा हूं, सिखा दे रहा हूं आपको। हमेशा जो पॉइंट्स याद रखने के हैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। पहला पॉइंट याद रखने का है कि हमेशा ऐसा इक्विलिब्रियम छोटे चार्ज के पास में मिलेगा आपको। कहां मिलेगा? छोटे चार्ज के पास में।
जो भी यहाँ पे स्मॉलर चार्ज होगा उसके नजदीक आपको मिलेगा, दूसरे बड़े चार्ज से हमेशा वो दूर होगा। सेकेंड पॉइंट है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के इन बिटवीन बीच में कहीं पे आपको ये ऐसा इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। और अगर इसी जगह पर मैं बात करता हूं कि हमारे जो चार्जेस हैं एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो हमेशा क्या होगा, छोटे चार्ज के इधर लेफ्ट और राइट हमारा जो है इक्विलिब्रियम हमें मिलने वाला है। मींस यहाँ पे अगर Q1 छोटा होता तो Q1 के लेफ्ट मुझे इक्विलिब्रियम मिलता, और अगर Q2 छोटा होता तो Q2 के राइट मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलता। क्लियर है? तो ये जो बातें मैंने बोली ये क्लियर हुई। Q1 Q2 सेम नेचर की तो इन बिटवीन, अगर अपोजिट नेचर की है तो वैसे केस में इधर लेफ्ट और राइट हमेशा ये देखना है कि छोटा चार्ज कौन सा है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल, Q0 पे एक फोर्स F1 लग रहा होगा, दूसरा क्या लग रहा होगा, F2, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपको क्या करना है, सेम, जिससे आप इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाओ। तो आप करोगे यहाँ पे K Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q0 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही करोगे ना? थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे बेटा तो K Q0 को तो पहले ही हटा देंगे, लिखेंगे L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1। और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे यहां से x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली आंसर अब लिख रहा हूं बेटा, 1 प्लस रूट अंडर Q2 डिवाइडेड बाई Q1। हमारे पास यही आंसर आगे चल के आ जाएगा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा बेटा। तो ये याद रखना, यहां पे मैंने अभी जो पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि चार्ज Q और n टाइम्स ऑफ Q भी हो सकता है, तो वैसे केस में आपका Q2 बाई Q1 का वैल्यू क्या हो जाता है, n के इक्वल हो जाता है, और आप सीधे सीधे आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है? जैसे मैं बोलता एक चार्ज Q है दूसरा 4Q है, तो उनके बीच में कहा मिलेगा मुझे इक्विलिब्रियम, तो मैं लिखता है L डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर 4 पे मिलेगा, जो कि क्या है, L डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो आपके क्वेश्चन का सॉल्व करने का आपका जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ाऊं मैं यहां से? चलो फिर, तो यहां से आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सीखना शुरू करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है, रीजन है उसके पीछे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जोन है, रीजन है, जिस जोन में, जिस रीजन में अगर किसी भी चार्ज को आप प्लेस करते हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है, यही है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिससे आप उस क्वांटिटी के बारे में जानते हो। तो मैं यहाँ पे अगर E से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये E जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिससे आप इसे क्वांटाइज करोगे, इसके बारे में जानोगे, इसको डिस्कस कर पाओगे। ठीक है ना? E अगर मैं मैथमेटिकली निकालना चाहूं तो E का फॉर्मूला होता है हमारा E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। मैं यहाँ पे इसे Q0 से लिख दे रहा हूं, विच इज बेसिकली अ टेस्ट चार्ज। है क्या, समझ लेते हैं बढ़िया से आराम से। E इज इक्वल टू एफ बाई Q0 का मतलब क्या है? तो E इज इक्वल टू एफ बाई Q0 का मतलब बहुत सिंपल है, अगर हम दो चार्जेस को रखते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुलम्बिक फोर्स लगाते हैं, और आप F की वैल्यू को K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं यहीं पे उन दोनों चार्जेस में से एक किसी चार्ज को यूनिट चार्ज मान लूं, मैं क्या मान लूं, एक को यूनिट चार्ज मान लूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी वॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है? ओके, इल्यूजन। चलो, तो अगर मैं यहां पे मान लूं, अगर हमारे पास दो चार्जेस में से एक चार्ज क्या है, हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वैसे केस में जो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दे दोगे, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। मैं अब अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स में कुछ अरेंजमेंट्स ले रहा हूं जिनमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना?
तो उनमें से मैं सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं बेटा। फर्स्ट जो है मेरे पास ये है पॉइंट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट चार्ज के कारण लगने वाले फील्ड की बात करूं, तो आपको पता है बेटा क्या होता है फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण। मान लो ये पॉइंट चार्ज है Q, और मैं इससे P पॉइंट पे जो कि कुछ R डिस्टेंस पर है मैं फील्ड लिखना चाहता हूं। तो सिंपल वे में फील्ड का फॉर्मूला होगा E एट P इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किसके बराबर होगा बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आप याद रख लेना। दूसरा फॉर्मूला, हम लोग यहीं पे अगर किसी लाइन चार्ज के बारे में बात करें तो लाइन चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है बेटा उसको समझ लेते हैं। ये 1 मिनट का मुझे टाइम दोगे क्या? हो क्या रहा है ना, मैं लिख रहा हूं और वो बार बार जो है ना वो गायब हो जाता है, मुझे वो दोबारा लिखना पड़ता है। कौन सा अचानक से गायब हो जाएगा पता नहीं चल रहा है। तो मैं कुछ उपाय करके देखता हूँ बोर्ड पे, कुछ उससे हो सके तो। क्या? नहीं छोड़ दो, कुछ बोर्ड पे उपाय करके देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, सेव कर दिया कि कुछ गड़बड़ ना हो, नोट्स चला ना जाए। देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। कुछ कुछ कभी कभी होता है ना कि अगर 1-2 कमांड्स आप बदल दो तो उसके बाद फिर स्टेबल हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था बच्चों लाइन चार्ज की। ध्यान से देखते हैं, लाइन चार्ज में फाइनाइट लाइन चार्ज भी जो है एक वर्ड आता है आपके सामने, और एक आता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे फाइनाइट लाइन चार्ज की बात कर लूं, है ना, मान लो कि मैंने क्या ले लिया है, एक सिंपल सा लाइन चार्ज ले लिया है, जिसका इस P पॉइंट से अगर हम एंगल देखना शुरू करें, मान लो यहां कहीं पे मैंने P पॉइंट ले लिया और मैं इससे इसका एंगल अगर देखना शुरू करता हूं, मैं इसके एंगल को यहां पे देख रहा हूं, तो एक साइड जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल क्या है हमारा? अल्फा, और दूसरे साइड ये जो एंगल है ये क्या है हमारा? बीटा है। तो ऐसे केस में हमारे पास 2 फील्ड्स देखने को मिलती हैं। एक फील्ड है हमारा अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा फील्ड होता है हमारा कुछ अलोंग वाई एक्सिस। मैंने अभी EY नीचे दिखा दिया है बेटा, EY ऊपर भी हो सकता है। मेरा यहाँ पे अल्फा मुझे ज्यादा लंबा दिख रहा था तो मैंने क्या किया, नीचे की ओर दिखा दिया। अगर बीटा बड़ा होता, नीचे वाला एंगल बड़ा होता, तो ये ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होता। ठीक है ना? अब अगर मैं ऐसे सिचुएशन में आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बोलूं, तो आप यहाँ 2 फॉर्मूले लिखते हो। एक लिखते हो EX दैट इज इक्वल टू K लैम्डा बाई R, जहां पे लैम्डा क्या है हमारा? इट इज बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है हमारी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ के बराबर है। टोटल चार्ज और इस लेंथ के दोनों के रेशियो के बराबर है। मींस इस लैम्डा को मैं यहाँ पे चाहूं तो Q डिवाइडेड बाई L से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मैंने ये दिखा दिया, मुझे ये 2 फील्ड्स लिखनी है, एक एक्स एक्सिस में और दूसरी कहां लिखनी है? वाई एक्सिस में। तो मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस में K लैम्डा बाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज आर करेक्ट आंसर। एंड अगर मैं यहीं पे EY लिखूंगा तो इट इज इक्वल टू K लैम्डा बाई R। देन आगे चल के क्या लिखूंगा मैं? यहां बेटा ध्यान से सुन लो जो मैं लिखने जा रहा हूं, है ना, ध्यान से सुन लो। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये आप ध्यान से देख लो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एक आध एप्लीकेशन लेके देख लेते हैं ना। मान लो ये सेमी इनफाइनाइट होता, मतलब नीचे वाला पोर्शन होता ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाला होता, तो आप क्या लिखते? आपके बीटा की वैल्यू 0 हो जाती, तो यहां पे आंसर आ जाता K लैम्डा बाई R साइन अल्फा। अल्फा अगर ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है तो अल्फा को क्या आप 90 डिग्री मान सकते थे? तो आपके पास यहां से वैल्यू आती K लैम्डा बाई R। मैं अगर EY लिखने जाता तो हमारी अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? 90 डिग्री,
और बीटा क्या 0 है, तो अल्फा 90 होता है, cos 90 इज 0 एंड cos 0 इज 1। तो क्या यहां से k लैम्डा बाई आर आना था मेरा, आता या नहीं आता? तो मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख रहा था, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या वैल्यूज और कैसे वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते कि आपको डायरेक्शन भी मिल जाए, तो डायरेक्शन मिलने के लिए अगर हम डायरेक्शन को भी इनकॉर्पोरेट करने के मूड में आते तो क्या करते हैं? ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल, जहां मैंने अभी cos बीटा माइनस cos अल्फा लिखा है, मैं इसके डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हुए इसे cos अल्फा माइनस cos बीटा लिख देता। अब देखो सेमी इनफाइनाइट था ना, ऊपर की ओर था, तो नीचे की ओर EY आना चाहिए था हमारा, हाँ या ना? आना चाहिए था। अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, यहां डाल दो 90, ये क्या हो गया 0। बीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री, तो बीटा 0 है तो cos 0 कितना होगा हमारा 1 होगा। क्या यहां से -1 आएगा, और k लैम्डा बाई आर माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। तो यहां से अब आप इसको डायरेक्शन के साथ भी ध्यान में रख सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? और इस फॉर्मूले को आप चाहो तो सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और किसी फाइनाइट के लिए कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके दिमाग में एक और बात होनी चाहिए, एक और होनी चाहिए क्या, कि अगर कभी आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है तो इट इज EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर का रूट होगा। हम इस तरीके से निकालकर अपने आंसर को कोट करेंगे। डन है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं जिसे आप बोल सकते हो रिंग, है ना। सेमी सर्कुलर में बाद में आ जाएंगे, हम अभी सिंपल वे में बोलेंगे कि हमारे पास एक रिंग है। मान लो एक चार्ज रिंग मुझे दी गई है, मुझसे उस रिंग के कारण जो है फील्ड के बारे में बात करनी है। तो रिंग का जो केस होगा, ये दो तरह के केसेस आपसे पूछे जाएंगे। पहला केस कैसा केस होगा बेटा, जहां पे आपसे उसके सेंटर पे फील्ड पूछा जाएगा। तो क्या सेंटर पे फील्ड निकालना मुश्किल है आपके लिए? नहीं। क्या लिखोगे बेटा, कभी भी कोई भी सिमेट्रिकली अरेंज्ड चार्ज है, उसके सेंटर पे हमसे फील्ड पूछा गया है, तो नेट फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो इस केस में अगर मैं इसके ऊपर कोई Q चार्ज देता हूं और R रेडियस का रखता हूं, तो मैं बोलूंगा कि E सेंटर जो होने वाला है इट विल बी इक्वल टू 0। यहां पे कोई डाउट है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं यहां से किसी x डिस्टेंस पर, ये मेरे पास x डिस्टेंस है, इस पे बात करता हूं। अब इस x डिस्टेंस पर क्या होगा, अगर मैं इस x डिस्टेंस पर अब फील्ड लिखना चाहूंगा इस Q के कारण, तो हमारे पास आंसर आएगा E इज इक्वल टू KQ इंटू x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये आपको याद रखना होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी बेटा, जब आप डिस्टेंस r बाई √2 पे जाओगे। तो हम बोलते हैं हमारा E मैक्सिमम होगा कब, एट x इक्वल टू r बाई √2 पर। क्या इतनी बात आप याद रख सकते हो? तो कुछ पॉइंट्स अभी मैंने बता दिए हैं, कुछ अभी मैं आगे चल के गॉस लॉ के समय आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अब आगे बढ़े, यहां से आगे चले। एवरीवन, क्या ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे आपके? चलो बहुत बढ़िया। हो गया, चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा सवाल पड़ा हुआ है, जहां पे मुझे एक सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है, बट उसके हाफ पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज है और हाफ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। मुझे बताना है कि यहाँ पे जो फील्ड होगा उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं ऐसे तो आपको इसका फॉर्मूला भी दे देता हूं, बट ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूला एनालिटिकली भी सॉल्व किया जा सकता था। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। हाँ बेटा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, अगर मैं E किसी आर्क के बारे में बात कर रहा हूं तो, और आर्क का जो एंगल है वो एंगल कितना है, एंगल मुझे वहां पे उसका अल्फा दिया हुआ है ना। जैसे ये मान लो आर्क है और ये एंगल आपको क्या गिवन है, अल्फा गिवन है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 2k लैम्डा बाई r, और साथ में आप क्या लिखते हो, साइन अल्फा बाई 2। आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है।
क्या निकल कर आता है 2k लैम्डा बाई आर। लगता है मैंने एक एक 2 ज्यादा डाल दिया बेटा, सॉरी। इट इज k लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा बाई 2। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब जैसे सेमी सर्कुलर है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी है? सेमी सर्कुलर है तो अल्फा कितना है 180 डिग्री, तो 180 बाई 2 क्या हो जाएगा 90, है ना। तो इससे आप आराम से इस आंसर तक पहुंच सकते हो। ऐसा है, मैं जब फॉर्मूले में कंफ्यूज होता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है डिराइव करके देख लो, है ना। तो अब मुझे दे दो, आपका टाइम मैं 2 मिनट का ले रहा हूं, एक बार डिराइव कर ले रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा 2 और 1 में कंफ्यूजन है ना, तो मैं उसे दूर कर लेता हूं। ये बेटा अल्फा बाई 2, ये भी क्या है हमारे पास अल्फा बाई 2। मैं यहां से किसी थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट क्या ले लेता हूं बेटा डी थीटा। तो डी थीटा एलिमेंट का चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। सही बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ये भी ई होगा, ये भी डी होगा, इसके 2 कंपोनेंट्स ऐड होंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सही है। सॉरी बेटा मैंने देख लिया, आपको करके दिखा दूं भी क्या, या आपको फॉर्मूला लिख दूं हो जाएगा। मैं थोड़ा फॉर्मूले में कंफ्यूज था इससे मैंने कर लिया, है ना। याद में जब गड़बड़ हो तो आपके साथ गड़बड़ आपका -1 नंबर करा सकता है ना, तो आपके लिए वो 5 नंबर हो जाता, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने एक बार देख लिया कि मेरे कारण आपका कुछ गलत ना हो जाए। तो ये है बेटा हमारे पास 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अब आगे की बात करते हैं। मान लो कि मेरे पास सेमी सर्कुलर होता तो क्या अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री 180 डिग्री होती? 180 होती तो 180 बाई 2 क्या आप 90 डिग्री लिखते, और साइन 91 होता क्या? आपका आंसर क्या अपने आप 2k लैम्डा बाई आर आ जाता। अगर मैं यहीं पे क्वार्टर सर्कल की बात करने लगूं तो क्वार्टर सर्कल के केस में अल्फा की वैल्यू क्या 90 डिग्री है, तो क्या ये 45 होती? हमारे पास आंसर √2k लैम्डा बाई आर आ जाता क्या? तो हम लोग इससे अब कोई भी ऐसा आर्क वाला सवाल आए उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे दिया तो था ये सेमी सर्कल, बट प्रॉब्लम जानते हो कहां हो गई? एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा पार्ट इसका क्या है नेगेटिवली चार्ज है, तो मुझे इन दोनों को देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को देखता हूं। पहले अगर मैं मान लो कि ऊपर वाले पार्ट की बात करता तो क्या कुछ इस तरीके का फील्ड मुझे देखने को मिलता। अगर मैं ऐसे ही इस नीचे वाले पार्ट की बात करता तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फील्ड क्या इसकी तरफ मुझे देखने को मिलता, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना होता तो क्या वो √2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ भी ये क्या √2k लैम्डा बाई आर मुझे देखने को मिल जाता क्या? से यस और नो। दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अबाउट वाले कंपोनेंट्स क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते, और वर्टिकल वाले क्या हो जाते एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते। जैसे ही आप ऐड करोगे डायरेक्शन मिल जाएगा क्या? क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? -y एक्सिस। तो कौन सा चॉइस करेक्ट हो जाएगा? डी। मैं थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ऐसा है कि यहाँ ई नेट आ कितना रहा होगा ये निकाल के बताओ। तो क्या ये भी बता सकते हो? बताओ, अगर ये एंगल 90 डिग्री था तो इसका बाइसेक्टर क्या 45 डिग्री और ये भी एंगल 45 डिग्री होना था। तो इन दोनों के कॉस कंपोनेंट्स को अगर आप लेते, या मान लो साइन भी लेना होता तो कोई दिक्कत एज सच हमें नहीं थी इस एंगल को 45 मानने से भी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल कंसीडर करता तो क्या इसे √2k लैम्डा बाई आर cos 45 लिखता? cos 45 इज 1 बाई √2, √2 क्या हो गया कैंसिल आउट, √2 क्या हो गया कैंसिल आउट, इसके लिए भी √2 क्या हो गया कैंसिल आउट। क्या आंसर तक हम पहुंच जाते? तो हमारे लिए मुश्किल सवाल था क्या? नहीं, मुश्किल सवाल नहीं था ना। हम याद रखेंगे बेटा, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये आगे चल के हमें काम आ सकता है। आगे बढ़ाऊं मैं यहां से, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको मैं क्वेश्चन को बोलता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग चार्ज कॉन्सेप्ट, है ना। होता क्या है कि कोई भी अगर रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिया हुआ हो, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट दिया हुआ हो, जैसे एक रेगुलर अरेंजमेंट कोई सा ले लेते हैं। मान लो एक रेगुलर अरेंजमेंट मैंने ले लिया, सबसे इजी तो मुझे यही सब दिख रहे हैं तो इन्हीं को ले लेता हूं, है ना। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट ले लिया मैंने। अब बोला कि इसके 3 कोऑर्डिनेट्स पे चार्ज रखे हुए हैं,
चौथे पे नहीं रखा हुआ है बेटा, और आपको ओ पॉइंट पे इसके कारण फील्ड बताना है। क्या हमारे लिए ये मुश्किल काम है? जल्दी से देखकर बताओ, क्या हमारे लिए ये मुश्किल काम है? मैं इसे कभी मुश्किल नहीं मानता। मैं बोलता हूं कि भाई ऐसा है कि यहां पे जो लास्ट वाला कॉर्नर है इस पे एक चार्ज रख दो ना। अगर रखोगे तो एक और हटाना भी पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो अगर हम इस क्यू 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 के अरेंजमेंट को देख लें तो क्या इन चारों के कारण इसके ऊपर नेट फील्ड 0 होना था? तो अगर ये माइनस क्यू यहाँ पे आपने एडिशनल रखा है, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? क्या इसी इसी चार्ज की तरफ होगा, और यही हमारे नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्या ये बताने में कोई परेशानी है किसी को? नहीं। तो ये मिसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट है बेटा। जब कभी भी सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, आप क्या करते हो, आप उस मिसिंग वाले पॉइंट पे एक चार्ज अपने मन से प्लेस कर देते हो, जिससे पूरी सिमेट्री स्टैब्लिश हो जाए। अब जब आपने एक चार्ज रखा है तो उतना चार्ज आपको हटाना भी पड़ेगा, तो इसलिए आप उतने ही का ही नेगेटिव चार्ज भी वहां डाल देते हो, और उस नेगेटिव वाले के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वही फील्ड आपका आंसर होता है। ठीक है क्या? क्लियर है ये? अब यहां पे मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? मुझे क्या क्या बोला गया है बेटा? अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन चार्ज प्लस q, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर o ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट AKB ऑफ द रिंग इज E। मुझे बोला गया कि सिर्फ इतने पार्ट के कारण जो यहाँ पे फील्ड है वो कितना है, यहाँ पे मान लो जो फील्ड है वो क्या है, E के बराबर है। तो हमें क्या बताना है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACdB इज। क्या बताओगे आप? इतने चार्ज को मैंने मिसिंग मान लिया, मान सकते हो ना? तो ये बाकी बचा हुआ है, तो जितना ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा बाकी मिलके भी उतना ही फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे ना, जिससे नेट फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं बोलूंगा बाकियों के कारण जो फील्ड होना है वो फील्ड कितना होना है, वो इतना ही होना है। और कहाँ होना है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्या कोई दिक्कत है बोलने में? कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? कौन सा हो जाएगा? सी। सी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। टफ है बताओ? मुश्किल है क्या? नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, दिस वाज द कॉन्सेप्ट, है ना, जिससे हम ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं, हमें इजी होता है ना। और ये जो फील्ड है हमारा E, ये है ड्यू टू AKB, और ये फील्ड किसके कारण है? E ड्यू टू ACdB। डन। चलो आगे बढ़ाते हैं बेटा। यहां से अब हम लोग थोड़ा सा सीखना शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। थोड़ा प्लीज बच्चों, आपके बोर्ड पे कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आपको लगा होगा सर ने स्फीयर का कराया नहीं, स्फीयर में करा रहा हूं, अभी गॉस लॉ के बात कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो गॉस लॉ से ही आप प्रूव भी करते हो, तो उसके बात कराऊंगा मैं। हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सिंपल 2-3 चीजें दिमाग में रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या जिसको आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हो, इट इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स। ये बेसिकली है क्या? इमेजिनरी लाइंस हैं। क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं, जिन लाइंस से आप वहां पे होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो। तो मान लो कहीं पे मुझे इस तरीके से कुछ लाइंस दी गई हैं, सो दीज आर एक्चुअली फील्ड लाइंस। इन पॉइंट्स का इन लाइंस का खासियत क्या है? इन लाइंस पे किसी भी जगह पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज बेसिकली टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। और यहां पे कितनी लाइंस एक पर्टिकुलर स्पेस से क्रॉस कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देगी। जैसे अगर मैं यहां पे एक छोटा सा एरिया, इतना सा एरिया ले लेता हूं, और इतना ही एरिया मैं यहां भी लेता हूं, तो देखो पहली जगह पर, यहां पर फर्स्ट पे और सेकंड पे नंबर ऑफ लाइंस में फर्क है ना। पहले जगह पे कितनी लाइंस क्रॉस की हैं? 3 लाइंस क्रॉस की हैं। दूसरी जगह पे कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं? 2 लाइन क्रॉस कर रही हैं। तो जहां ज्यादा लाइन क्रॉस कर रही हैं, ये क्या बताएंगी कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और दूसरी जगह पे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। क्लियर है ये? तो मैं यहां पे 2 पॉइंट लिख देता हूं। पहला, टेंजेंट एट एवरी पॉइंट will represent the direction of field
ओके, एंड माय सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम स्मॉल एरियाज will provide information about magnitude. किसके बारे में बताएगी बेटा? मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, ठीक है ना। तो यहां जैसे मैं बोल सकता था कि हमारा जो E1 होगा, E1 का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा? E2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। डन है बिल्कुल। आगे की बात करते हैं, मतलब इन दिस केस, इन द गिवन केस, हर जगह मत चिपका देना इसे, अगर दोनों जगह लाइन सेम होती तब तो नहीं होता ना। आगे बढ़ते हैं। दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, हम सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। पॉजिटिव से निकलेगी और कहां जाकर टर्मिनेट होगी? नेगेटिव पे जाकर हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये बातें भी हमें याद होनी चाहिए। अब ये बात बताओ बेटा, दो अगर लाइक अनलाइक चार्जेस रखी हुई हैं तो वो लाइंस एक दूसरे को खींच रही है ना, एक दूसरे को खींच रही हैं। और यहीं पे अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस होती, एक पॉजिटिव होता और दूसरा भी यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो क्या यही इन लाइंस को एक दूसरे को रिपेल कर रही होती क्या? क्या इस तरीके की लाइंस हमें वैसे केस में देखने को मिलती क्या? से यस और नो, है ना। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे दो तरीके के एस्पेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक जगह पे लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी और दूसरी जगह पे लाइंस क्या कर रही होंगी? एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, दूर भगा रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट पे। अगर हम यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के लाइंस बनाएं, जैसे मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलूं, तो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी लाइंस हमेशा स्ट्रेट होती हैं, ऐसी लाइंस हमेशा इक्विडिस्टेंट होती हैं और सेम ही डायरेक्शन में होती हैं। तो ऐसे फील्ड को आप क्या बोलोगे? आप ऐसे फील्ड को यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड कह सकते हो। ये क्या है? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे इनमें से कोई भी बदल दो, आप इनमें से कोई भी बदल दो। जैसे इन तीनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस एक तरीके से क्या था? यूनिफॉर्मली था, है ना। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। मैं ये डिस्टेंसेस चेंज कर दूं, किसी एक लाइन के डायरेक्शन को बदल दूं, थोड़ा सा कर्वेचर वाला बना दूं, है ना। उन सारे केसेस में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब मैं अगर लाइंस बना रहा हूं ऐसी भी इक्विडिस्टेंट ही है बट क्या है? कर्व्ड है, तो ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं लाइंस बना रहा हूं स्ट्रेट बिल्कुल, बट क्या है यहाँ पे? लाइंस के बीच में डिस्टेंस अलग अलग है, ये भी क्या है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ मैग्नीट्यूड बदल रहा है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है क्या? और थर्ड, ये तो यहाँ एक बना हुआ है ही, यहाँ डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। इन कारणों से ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो ये कुछ फील्ड लाइन के बारे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी बेटा, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गई होंगी, है ना। मैं यहां से आपको आगे लेकर चलता हूं। आगे के पॉइंट पे आते हैं। नंबर ऑफ लाइंस जो है ना, वो हमें फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में भी आइडिया देती हैं। अगर चार्ज जो है हमारे पास बड़ा होगा, हम ऐसा कहते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस है, वो लाइंस हमेशा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो एक चार्ज से 6 लाइन निकलती हुई दिख रही है और दूसरी चार्ज से 12 लाइन निकलती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या है? जो दूसरा वाला चार्ज है वो पहले वाले का जस्ट डबल है ना। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब यहां देखकर आप बताओ मुझे, क्या आप अब आंसर दे सकते हो? ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब दोनों के मैग्नीट्यूड के लिए लाइंस काउंट कर सकते हैं। हमने ए से कितनी लाइंस निकाली? 11। और जाके बी पे टर्मिनेट कितनी हुई? सिर्फ और सिर्फ 7। देखो यहां से 11 निकली हैं और 7 ही जाकर टर्मिनेट हुई हैं। तो आप क्या बोलोगे? ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से क्या है? बड़ा है। ए पॉजिटिव है, बी क्या है? अब चॉइसेस बता दो क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या टफ है बेटा?
समझ सकते हैं? नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, लाइंस कहां से निकल रही हैं, कहां टर्मिनेट हो रही हैं, ये देखना है। आंसर हमारा अपने आप आ जाने वाला है। आगे बढ़ाता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। मैं अभी नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहा था, ये नंबर ऑफ लाइंस से ही जुड़ा हुआ सवाल है। क्या बेटा? अच्छा, ये गॉस लॉ का सवाल आ गया, मैंने गॉस लॉ बताया नहीं, कोई नहीं। ऐसे ये गॉस लॉ क्यों लगा आपको कि ये गॉस लॉ है? क्लोज सरफेस बोला गया ना, बहुत अच्छे बेटा। तो आप सभी ने जो है ना मुझे प्रसन्न कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है, आप लोग बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि हम लोग यहाँ पे ये गॉस लॉ का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्या है? गॉस लॉ का क्वेश्चन है। मैंने कहीं गॉस लॉ एक्सप्लेन किया है? थोड़ा सा आगे जाके किया है, कोई बात नहीं। पहले हम लोग गॉस लॉ को पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे वापस चले आते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा दो चीजों की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। पहले मैं यहाँ पे बात करता हूं बेटा फ्लक्स की, जिसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं उसे लिख सकता हूं बेटा E डॉट डी एस। अब यहां एक कंफ्यूजन आता है, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं इसका, बट बेटा यहाँ पे देखो ये क्लोज सर्किट नहीं लगा रहे, क्लोज साइकिल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है और नॉर्मल सरफेस का मतलब क्या है? क्लोज सरफेस का मतलब है बंद डब्बा। जैसे ये कमरा 6 साइड्स है ना, 6 से ढका हुआ है ना, पूरी तरीके से बंद है ना, तो इट इज बेसिकली क्लोज सरफेस। और मैं सिर्फ इतने की बात करूं, एक किसी की बात करूं, तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज नॉट एक्चुअली क्लोज सरफेस, दिस इज सरफेस। और जब मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो फ्लक्स सिर्फ क्लोज सरफेस में नहीं डिस्कस करना होता, वो क्या होता है हमारा? वो होता है कि कितनी लाइंस इस सरफेस से पास की हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जब सिर्फ फ्लक्स की बात की जाए तो वो क्या है हमारा? E डॉट डी एस है, वहां पे कोई इनक्लोज वाला साइन नहीं लगा हुआ है। और इसकी वैल्यू जो होती है ये किसके बराबर होती है बेटा? फ्लक्स की। अभी यहां पे हम और कुछ नहीं लिख सकते हैं, हम यहां पे और कुछ अभी यहां पे नहीं लिख सकते हैं। दूसरा एक जो पॉइंट होता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस। और लाइंस का मतलब हुआ फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये हमेशा इक्वल होता है बेटा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। एक चार्ज Q दिया हुआ है, उससे जो लाइंस निकलेंगी वो क्या होती हैं? Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती हैं। गॉस ने क्या किया? इन दोनों को मिलाया, इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ इन्वॉल्व किया। उन्होंने बोला कि हमारा जो E डॉट डी एस होगा, मैं अब यहां पे गॉस लॉ को लिख रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, उसके बारे में मैं अब यहां पे लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि हमारा जो E डॉट डी एस होगा, जो क्लोज्ड सरफेस से पास होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लोज सरफेस की। तो जब हम क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो फ्लक्स इन भी होगा, फ्लक्स आउट भी होगा। तो हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? लेकिन नेट फ्लक्स की करेंगे। किसकी करेंगे? नेट फ्लक्स की करेंगे। मान लो 10 लाइन आई और 20 लाइन वापस चली गई, बाहर निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ? 10 आई थी तो 10 ही निकल सकती थी ना, 10 ज्यादा निकली। इसका मतलब क्या है? उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ना, है या नहीं है? उसने कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा, और उस चार्ज के कारण जो फ्लक्स लाइंस निकलती, जो फील्ड लाइंस निकलती, वो कितनी होती हैं? Q बाय एप्सिलॉन नॉट होती हैं। इसलिए उन्होंने इसको किसके बराबर मान लिया? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर मान लिया। तो ये बेसिकली उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को रिलेट किया। उन्होंने बोला कि क्लोज सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, इन हुई आउट हुई, इनका जो रिजल्टेंट निकल कर आता है वो किसके बराबर होगा? उस सरफेस के अंदर पड़े चार्ज से निकलने वाली लाइंस के बराबर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल सभी को? तो यहां पे दो चीजें ध्यान में रखने की। E जो है इट इज ड्यू टू ऑल द प्रेजेंट चार्जेस, ड्यू टू ऑल द प्रेजेंट चार्जेस। वहां पे जितने भी चार्जेस थी सबने अपनी लाइंस प्रोड्यूस करने में और उस सरफेस से पास कराने में अपना रोल प्ले किया ना। बट जो हम लोग नेट निकाला, नेट में किसने रोल प्ले किया? जो चार्ज हमारे उस क्लोज सरफेस के अंदर था।
तो यहां पे आप क्या लिखोगे, दिस इज चार्ज इनक्लोज्ड। हम यहाँ पे चार्ज, कौन से चार्ज की बात करेंगे, उस चार्ज की बात करेंगे जो हमने इनक्लोज कर रखा है। क्या ये बात क्लियर हुई है सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत बच्चों को इसमें जो है ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, इस कंफ्यूजन को यहां से दूर कर लेना। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो गॉस ने बोला है वो इन दोनों के स्पेसिफिक केस के बारे में हमसे बात की है। ठीक है, अब आगे आते हैं, इस सवाल पे हम लोग वापस चले आते हैं। सवाल था हमारे पास कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसके पास चार्ज Q है जो कि उसके अंदर पड़ा है। If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be। मुझसे बोला गया कि इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है बेटा, वो फ्लक्स जो है किसके कारण पास हो रहा है, Q कूलम चार्ज के कारण हो रहा है। कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास हुआ है वो हमें बता दिया गया है, तो प्लेन सरफेस से कितना पास हुआ होगा ये आपको निकाल कर बताना है। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या लिखता वो मैं बता रहा हूं, मैं लिखता फाई क्लोज्ड प्लस फाई, दो बोला गया है, अच्छा कर्व्ड था ना, मैंने क्लोज्ड लिख दिया, सॉरी। फाई कर्व्ड प्लस फाई दूसरा कौन सा है बेटा, प्लेन, एंड इट विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते थे क्या? अब बताओ तो अपने पास कितने प्लेन सरफेस हैं, कितने प्लेन सरफेस हैं, दो हैं या एक है, दो है ना। तो जब मैं 5 प्लेन लिख रहा हूं, क्या मैं इसको डबल भी कर सकता हूं अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बात करनी हो तो, हाँ या ना? तो मैं यहां पे इसे डबल भी कर देता हूं, एंड इट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है। अब बताओ फाई कर्व्ड हमें दिया हुआ है क्या, तो फाई कर्व्ड अगर हमें दिया हुआ है तो फाई प्लेन की वैल्यू आप क्या लिख लोगे, इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई कर्व्ड। इज इट ओके, डन है क्या बच्चों? अब जो भी चॉइस होगा देख लो कौन सा चॉइस आ रहा है, बी ना, बी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। टफ था क्या? देखो और बताओ मुझे, मैंने ऐसे आपको सिंपल फंडा अभी दिया था, आप उस फंडे के बारे में सोच के देखो। चार्ज जो अंदर पड़ा है उसके कारण जो फील्ड लाइंस होंगी हर डायरेक्शन में जाएंगी, फ्लैट सरफेस से भी जाएंगी, किससे जाएगी, कर्व से भी जाएगी। तो टोटल फ्लक्स, जो टोटल फील्ड लाइंस होंगी वो इतनी होंगी। कहां कहां से पास करेंगी, सबको जोड़ दिया हमने। सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यूज दी हुई थी उसको रीअरेंज किया, आंसर हमारे सामने था। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये सवाल तो प्लीज आप लोग करो, मैं बिल्कुल चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। देखो ये सवाल बहुत ही इजी है, ज्योमेट्री का है। जितना चार्ज अंदर होगा उसी के कारण फ्लक्स होगा ना। चार्ज अंदर है कितना, इतनी लेंथ का। ये अगर x है और ये r है तो r तो इसको भी r ही मान सकते हो ना। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस डिस्टेंस को रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख पाओगे? लिखोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या पूरी लेंथ आ जाएगी? तो पूरी लेंथ जो उसके अंदर है L इनसाइड, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पे Q इनसाइड की बात करूं तो Q इनसाइड क्या लिखूंगा मैं, इट इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई क्या होगा, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। तो इट इज 2 लैम्डा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टफ है? कौन सा आंसर आ रहा है बेटा, बी है, तो बी को टिक कर देते हैं। बढ़ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं यहां से बेटा, यहां से आगे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
इस सवाल का आंसर मुझे लगता है देने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से बता दो। मैं पूछता हूं एक एक करके, ए कितने लोग बोलते हो, कितने लोग बी बोलते हो, कितने लोग सी बोल रहे हो, डी। चलो बी चॉइस वाले करेक्ट हो, लेकिन सबने बी भी बोला नहीं है। लेकिन आप देखो बेटा चार्जेस अंदर कौन कौन से हैं, Q2, Q1 एंड Q3। तो आपके राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, Q1, Q2 एंड Q3। और लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमने जस्ट क्या बोला, फील्ड जो होगा वो सबके कारण होगा। तो यहाँ पे कितने चार्जेस थे, चार, चारों के कारण फील्ड होगा। तो उसको लिखा हमने E1, E2, E3, E4। देखो वही लिखा हुआ है ना। तो हमारा चॉइस कौन सा करेक्ट होगा, बी। और कोई चॉइस हमारा करेक्ट यहाँ नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है, ये सही क्यों नहीं है, इसके कारण। ये सही क्यों नहीं है, क्या बेटा, 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसके कारण ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट, तो अब इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है। चलो तो हम लोग यहां से आगे आते हैं। अब आगे बेटा 2 पॉइंट्स मैंने जो आपको कमिट किए थे, उन दोनों पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं, है ना। एक मैंने बोला था हॉलो स्फीयर, दूसरा बोला था सॉलिड स्फीयर। एक तीसरा और जोड़ देता हूं मैं, जहां पे बात करेंगे हम लोग शीट की, है ना। एक होगा आपका इनफाइनाइट चार्ज शीट और एक होगा आपका इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। तो इन चारों के फील्ड को मैं यहाँ पे एक एक करके आपके सामने लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप इनके फॉर्मूलों को याद रखना, और याद रखने का एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता भी दे रहा हूं, एक तरीका बता भी दे रहा हूं। चार्ज बेटा जब स्फीयर की बात हम करेंगे ना, तो हमेशा ये याद रखना कि सरफेस वाले पॉइंट के लिए और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, किनके लिए, सरफेस वाले पॉइंट के लिए और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, हमेशा हमारा जो स्फीयर होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो सरफेस पे और आउटसाइड में कभी भी फील्ड में कोई फर्क नहीं आएगा। जो आप हॉलो के लिए लिखोगे वही क्या होगा, सॉलिड के लिए भी रहेगा। क्लियर है। जो भी फर्क आना है कहां आना है, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड में। इनसाइड में हम लोग इसके बारे में बस डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो जल्दी से मैं लिख के दिखा भी देता हूं। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट पॉइंट है मेरा चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। हम पहली बात कर रहे हैं चार्ज्ड हॉलो स्फीयर की, ठीक है। चार्ज्ड हॉलो स्फीयर में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहां पे सिंपली 3 अलग अलग पोजीशंस पे फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहला इसके सेंटर पे, दूसरा उसके सरफेस पे, और तीसरा एक बाहर वाले किसी पॉइंट पे। कर सकते हो ना। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, इनसाइड। ये पॉइंट क्या हो गया, सरफेस वाला। और ये जो तीसरा पॉइंट है ये कहां हो गया, आउटसाइड का। तीनों जगह पे फील्ड लिख देता हूं मैं, याद रख सकते हो। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे लिख रहा हूं बेटा, बोर्ड पे देखो प्लीज। यहां पे मैंने चार्ज दिया है इसको Q, और इसके रेडियस को हम लोग क्या मान ले रहे हैं बेटा, रेडियस मुझे यहां पे दिया हुआ है R के बराबर। और यहां एक क्वांटिटी में स्मॉल r लूंगा, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये किसको लिखने के काम आएगा, फिर से आपने बात करनी शुरू कर दी बेटा, प्लीज प्लीज मत करो। कहां से आवाज आती है बार बार। ये 3 पोजीशंस हैं बेटा, हम लोग जल्दी से इन तीनों को देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है इनसाइड का, हम यहां पे लिखेंगे ई इनसाइड जो होता है हमारा, अगर मैं हॉलो स्फीयर में ले रहा हूं तो 0 होता है। और ये गॉस लॉ से आप आराम से बता पाते हो। आप जैसे ही एक अंदर में गॉसियन सरफेस लोगे, उसके अंदर कोई चार्ज होगा नहीं, और चार्ज होगा नहीं तो फील्ड होगा क्या, नहीं होगा। दूसरा, जैसे ही सरफेस पे आते हैं हमारा फॉर्मूला बन जाता है बेटा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा आउटसाइड में, जहां पे हम E आउट की वैल्यू को क्या लिखते हैं, इट इज KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। रीजन क्या है, ये चार्ज किसकी तरह बिहेव करने लगा, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो क्या ये आंसर आप आसानी से कोट कर सकते हो। क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्राफ प्लॉट करना होता तो क्या प्लॉट करते बेटा,
बोलते हैं इनिशियली 0, ऑल ऑफ द सडन इंक्रीज हुआ और बाद में डिक्रीज होके फिर से क्या हो जाएगा 0। क्या अग्री करते हो? क्या अग्री करते हो सभी? ये पॉइंट R इज इक्वल टू क्या है आपका? कैपिटल R है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा है हमारे पास चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। यहां थोड़ा सा फिर से एक कैच है बेटा। जब मैं बात करता हूं चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की तो एक कैच है यहां पे। कैच क्या है? आपको कभी कभी यहां पे कंडक्टिंग वर्ड यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग यूज कर दिया तो क्या बन गया? हॉलो बन गया। क्योंकि चार्ज का ये नेचर होता है कंडक्टर के, वो हमेशा आउटर सरफेस की तरफ चला आता है। तो आप बोलोगे अगर किसी ने कंडक्टिंग बोला है तो इसी में आप इसे कंडक्टिंग स्फीयर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। प्लस कर सकते हो, दोनों के लिए आंसर एक ही आने वाला है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके आंसर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखा जाए बेटा। अब हम लोग इसके आंसर्स को लिख रहे हैं। एक बार बोर्ड पे कंसंट्रेट कर लो, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है ना? चलो, मैं बात कर रहा हूं इस बार एक ऐसे स्फीयर की जो कि हमारा क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज जो होगा ना वो हर जगह पे यूं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब जब आप अंदर में गॉसियन सरफेस लोगे तो अंदर चार्ज मिलेगा ना, और चार्ज मिलेगा तो कुछ वैल्यू भी आएगी वहां फील्ड की। आएगी या नहीं आएगी? तो यहां जो फील्ड आता है हमारा E इनसाइड, दिस E इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब के बराबर होता है। और इसे अगर आप चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखो तो ये रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं सरफेस वाले पॉइंट को लिखूं, कोई चेंज करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज ही अभी तो पढ़ा है हमने, जस्ट मैंने एक ट्रिक बताया है कि सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए ये कैसा बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज की तरह। पॉइंट चार्ज की तरह करेगा तो कोई चेंज की रिक्वायरमेंट होगी क्या? नहीं होगी। यहां भी क्या अब मैं के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर लिख सकता हूं? से यस और नो? हो जाएगा क्या? तो ये आपके पास बेटा कुछ आंसर्स हैं जो कि आप आसानी से अब याद रख सकते हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। अब बताओ यहां पे अगर मैं फील्ड को ड्रॉ करना चाहता तो कैसे होता? इनिशियली क्या वो स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है? तो आप पहले क्या बनाते? पहले मैं सिंपल वे में बनाता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और बाद में मैक्सिमम होने के बाद जो बाद का नेचर था वो वही फॉलो हो जाता ना। तो यहाँ पे आपका E जो है ये प्रोपोर्शनल किसके है? स्मॉल r के। यहाँ E जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाई r स्क्वायर के। डन है? ये दोनों क्लियरिटी है क्या बच्चों? अगर यहीं पे कंडक्टिंग स्फीयर है तो हॉलो की तरह बिहेव करेगा, ये रट लेना है। आगे बढ़ाता हूं। अब तो ये सवाल तो हो जाएगा ना। बताओ इस सवाल का आंसर क्या लिख दूं? जल्दी से बोलो, लेट मत करो। कौन सा लिख दूं? सी। श्योर हो? सब लोग श्योर हो? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोला गया है, बिल्कुल मैं भी श्योर हो गया। कंडक्टिंग वर्ड में ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे। मेटालिक ढूंढ रहा था, मिला नहीं। मतलब आंसर कौन सा होगा? सी। बिल्कुल क्लियर है। अगर ये कंडक्टिंग या मेटालिक मुझे मिल जाता तो आंसर क्या लिखते हैं? तो इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था, इसे हटा दिया जाता तो आंसर हमारा करेक्ट आता। आगे बढ़ाता हूं। लास्ट पार्ट है आज की क्लास का बेटा। मैंने अभी आपसे कमिट किया है, वो करा के आपको छोड़ दूंगा, घबराओ मत। तो हड़बड़ी मत करने लग जाओ। बोर्ड पे देखो। देखो जब हम शीट की बात करते हैं ना तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में होना चाहिए। अभी आपको ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये शीट है। आपके हाथ में जो आपके पेज का पन्ना है वो क्या है? एक शीट है। अगर मैं बोलूं कि मैं वैसी ही शीट बनाना चाहता हूं, किसकी? चार्जेस की। और उसके लिए क्या कर रहा हूं? मैं छोटे छोटे से चार्जेस ले रहा हूं। आपने बॉल बियरिंग देखी है? बॉल बियरिंग देखी है? चलो कोई नहीं, मैं नॉर्मल बॉल्स की बात कर रहा हूं। नॉर्मल क्रिकेट बॉल्स हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उसका एक लेयर बना दूं। यहां पे एक छोटा सा इस टेबल पे उसको अरेंज कर दूं, लेयर बना दूं, और उन सबको धागे से एक दूसरे से क्या करूं? सिल दूं मैं।
तो मैं आराम से एक लेयर बनाऊंगा और सिल के आपके सामने यूं लेकर चलाऊंगा। उसमें मैं आगे से देख रहा हूं, आप पीछे से देख रहे हो, दोनों में क्या एक ही चार्ज आपको एक समय में दिखाई दे रहा होगा? दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा? तो ऐसे चार्ज के शीट को आप क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म चार्ज शीट के नाम से जानते हो, जहां पे चार्ज का एक लेयर होता है बेटा। आप लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, आपको क्या दिखता है? वही एक लेयर दिखाई देता है। लेकिन जब हम कंडक्टिंग शीट की बात करते हैं तो वो आपके पेज जैसा एक्चुअली हो जाता है। पेज का लेफ्ट अलग है और राइट अलग है ना, लेफ्ट में अलग लिख रहे हो, राइट में अलग लिख रहे हो ना। तो लेफ्ट में जो चार्जेस आ गई और राइट में जो चार्जेस आ गई वो सेम चार्जेस नहीं होती। तो एक्चुअल में आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो। क्या करते हो? सरफेस एरिया बढ़ा देते हो, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो फील्ड बढ़ जाएगा ना, हाँ या ना? उससे नहीं फील्ड बढ़ेगा, चार्ज भी उतना ही भर दोगे तब बढ़ेगा। तो इसीलिए आंसर्स जो वहां पे होते हैं वो दो फॉर्म में दिए जाते हैं। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, प्लीज मत कुछ और सोचो, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेट करो, मिस हो जाएगा नहीं तो। चार्ज मैंने क्यू दिया, क्यू दिया शीट में दिया, तो कितनी डेंसिटी रही? क्यू बाई ए की रही ना। मैंने वही क्या कर दिया, कंडक्टिंग शीट में दे दिया, तो डेंसिटी कितनी हो गई? क्यू बाई टू ए की हो गई ना, क्योंकि एक साइड क्यू बाई टू ए, एक साइड क्या होगा? क्यू बाई टू चार्ज जाएगा, दूसरे साइड भी क्या होगा? क्यू बाई टू चार्ज जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने दोनों जगह डेंसिटी सेम कर दी, मैंने सिग्मा सेम दिया, बोला अब चार्ज दे दो, तो क्या पहले वाले में सिग्मा इंटू ए चार्ज मिल गया होगा और दूसरे में सिग्मा इंटू टू ए चार्ज मिल गया होगा ना। तो जब आप फील्ड डबल करके बोलते हो ना कि कंडक्टिंग शीट अगर दी हुई है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड है, और अगर वही शीट दी हुई है नॉर्मल तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, उसके पीछे रीजन ये होता है। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट क्यों है? क्योंकि एक लेयर है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों है? क्योंकि दो लेयर्स हैं। तो 2 इंटू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू के टर्म्स में आंसर करते हैं तो दोनों जगह सेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने क्यू चार्ज दिया है, उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हमें उससे क्या लेना देना? नहीं लेना देना है ना। हमें तो पता है कि उसे क्या लिखना है मुझे, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, और वही आंसर दोनों जगह पे आपको दिखाई देता है। क्लियर है? तो इन फॉर्मूलों में कंफ्यूजन आगे नहीं होगा ना। क्यों एक लेयर है, क्यों दो लेयर है, ये समझ में आ रहा है ना। तो मैं ये बस लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जल्दी से ध्यान से देख लो एक बार। मैंने ये क्या लिया है बेटा? मैंने यहाँ पे लिया है चार्ज्ड शीट, है ना, और इस पे डेंसिटी मानी है मैंने सिग्मा के बराबर, इसका एरिया मैंने लिया है ए के बराबर। तो फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और आप इसको लिख सकते हो क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे मैंने क्यू को क्या लिया है बेटा? सिग्मा बाई ए। क्या ये बात, ओ सॉरी, सिग्मा इंटू ए होता है ना, सिग्मा इंटू ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बार में मैंने क्या लिया बेटा? कंडक्टिंग शीट। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गए? दो लेयर्स हो गए बेटा। मैं यहां पे दो लेयर आपको दिखा भी दे रहा हूं, देखो ये दो लेयर हो गए आपके पास। आपके एक साइड भी चार्ज है और दूसरे साइड भी क्या है बेटा? चार्ज है आपका। तो ऐसे केस में आप जो E की वैल्यू लिखोगे, ये क्या लिखोगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और आप अगर इसको Q के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप इसे लिखोगे Q बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी क्या किया है बेटा? यहाँ पे सिग्मा की डेंसिटी मानी है ना, तो चार्ज को एक तरीके से डबल कर दिया है, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो इफ यहां पे आप लिख देना if Q charge is given, है ना, और ये क्या है? if sigma density is given। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा ये दोनों पॉइंट? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो अभी बोल दो, अदरवाइज यहीं पे मैं क्लास को रैप अप करता हूं। रैप अप कर सकता हूं? चलो फिर तो यहां पे बस Q इज इक्वल टू लिख देना, इट इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, है ना। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। चलो फिर तो यहीं पे आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। बाकी चीजों के लिए फिर अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, एक रह गया बेटा, कोई नहीं, अब होमवर्क कर देना। क्या? अब इसे आप कर देना होमवर्क। क्या?
आंसर क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो फिर तो हम लोग जो है आज की क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे।